प्रॉब्लम ये हुई है कि आप लोग अब आ चुके हो क्लास 11th में। तुम साइंस पढ़ते आ रहे थे, साइंस की तुम्हारे पास एक पतली सी बुक हुआ करती थी, फिर उसे पता चलता है कि ओ साइंस में फिजिक्स भी होता है। बेटा डराने वाली बात नहीं है, तुम तो अपनी तैयारियां शुरू कर दो पहाड़ जैसे सिलेबस को कवर करने के लिए। खरगोश ने रेस को सीरियसली लिया होता ना बेटा। हेलो टेंथीज उप्स, अब तो आप लोगों के क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं ना, तो अब आप सभी बच्चे क्लास 11th में आ चुके हो, तो अब मैं आपको लॉजिकली टेंथीज नहीं बुला सकती हूँ, सो माय बैड। एनीवेज, अच्छा एक बात तो बताना, आप सभी बच्चे 11th में तो आ गए हो, लेकिन क्या आप लोगों ने क्लास 11th की प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी हैं? नहीं। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैम अभी तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स फिनिश हुए हैं, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, तो मैम रिजल्ट आ जाए, स्ट्रीम सिलेक्शन कर लें, उसके बाद में जा कर के हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बेटा आपके इस आइडिया को, आपकी स्ट्रैटेजी को मैं एक गुड स्ट्रैटेजी तब बोलती अगर तो आप लोग क्लास 8 से अभी 9th में आए होते या 9th से 10th में आए होते, लेकिन यहाँ पर हो गई अब छोटी सी एक प्रॉब्लम ये हुई है कि आप लोग अब आ चुके हो क्लास 11th में। शिट। और 11th में आकर के अगर आप मुझसे ये बोल रहे हो कि मैम अभी हम तैयारी शुरू नहीं करेंगे, हम तो रिजल्ट आने के बाद सोचेंगे कि कब से पढ़ाई शुरू करनी है, यानी कि रिजल्ट आते आते आपका मिड में हो जाएगा, फिर स्ट्रीम सिलेक्शन होता रहेगा, यानी कि जून जुलाई का महीना आ जाएगा। तो अगर कोई बच्चा मुझसे आकर के बोलेगा कि मैम क्लास 11th की जो प्रिपरेशंस हैं वो हम शुरू करेंगे जून जुलाई के महीने से, तो बेटा मैं आपको वहीं बता देती हूँ कि तुम बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। क्योंकि क्लास 11th को हल्के में मत लो। क्लास 11th में तुम्हें मिलता है सिलेबस जो तुम्हें एक बहुत ही लिमिटेड टाइम में कवर करना होता है। आप बोलोगे कि मैम क्या बड़ी बात है, बात तो सही है। कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक हमें हर क्लास में सिलेबस ही तो मिलता आ रहा है, कवर कर तो रहे हैं, तो 11th का भी कर लेंगे। अरे पूरी बात तो सुन लो, क्लास 11th में तुम्हें सिर्फ सिलेबस नहीं, सिलेबस का पहाड़ मिलता है जो तुम्हारे सर के ऊपर आकर के गिरता है अचानक से। और इसी सिलेबस के पहाड़ को तुम्हें कवर करना होता है एक लिमिटेड टाइम में। एग्जाम्पल दूं इस बात का, क्लास 6th से 10th तक तुम साइंस पढ़ते आ रहे थे, साइंस की तुम्हारे पास एक पतली सी बुक हुआ करती थी। हाँ, तुम्हें ये तो पता था कि साइंस में केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, लेकिन जो बच्चा 11th 12th में आकर के पीसीबी लेता है, फिर उसे पता चलता है कि ओ साइंस में फिजिक्स भी होता है जिसमें कि 12-15 चैप्टर हैं, बायोलॉजी भी जिसमें कि 15 चैप्टर है, ओ हो केमिस्ट्री भी है जिसमें कि 13-14 चैप्टर है। ओ मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अभी तक आप साइंस की एक पतली सी बुक लेकर के घूम रहे थे एनसीईआरटी की, 11th में आकर के 3 अलग अलग बुक हो जाती है, मोटी मोटी मोटी, एक फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। इसीलिए मैंने कहा कि 11th में आकर के तुम्हें सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना होता, तुम्हें सिलेबस का पहाड़ पढ़ना होता है। और बेटा 11th, ना सिर्फ 11th, इनफैक्ट 11th एंड 12th, ये दोनों ही क्लासेस बहुत ही मेजर क्लासेस होती हैं हर बच्चे के लिए, क्योंकि ये दोनों क्लासेस एक बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करती हैं। वो बच्चा जिसने 11th एंड 12th दोनों पे अपनी पकड़ बना ली है, यानी कि दोनों ही क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को उस बच्चे ने अगर अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लिया है ना, तो बेटा वो बच्चा अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकता है। वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता हो, चाहे वो नीट हो, CUET हो, JEE हो, वो उस एग्जाम में, हर एग्जाम में ब्रिलियंटली परफॉर्म कर सकता है, अपना ड्रीम परसेंटेज स्कोर कर सकता है, बेहतरीन रैंक ला सकता है, ऑल इंडिया लेवल पर बेहतरीन वो रिजल्ट ला सकता है। बस शर्त ये है कि उसका रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने 11th एंड 12th ये दोनों क्लासेस को कितना सीरियसली लिया था। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो स्टार्टिंग से ही डराना शुरू कर दिया। बेटा डराने वाली बात नहीं है, बात है रियलिटी चेक देने की। अगर मैं तुम्हें क्लास 11th की सच्चाई नहीं बताऊंगी ना टाइमली, तो तुम्हारा रिएक्शन भी जल्दी नहीं आएगा। तुम बोलोगे कि अरे मैम अभी तो बोर्ड एग्जाम हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया, दोस्त भी नहीं पढ़ रहा, हम भी नहीं पढ़। अरे दोस्त को मत पढ़ने दो, तुम तो पढ़ना शुरू करो भाई।
उसको नहीं पढ़ना, जाने दो, तुम तो अपनी तैयारियां शुरू कर दो। और वो तभी होगा जब तुम जगोगे, और जगोगे तभी जब तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा, जब तुम्हें क्लास 11 की सच्चाई पता चलेगी ना बेटा, तभी कुछ हो पाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, आपने बोला, हमने सुन लिया, हम डर भी गए हैं, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम क्लास 11 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। पर एक दूसरा बड़ा सवाल कि मैम कैसे तैयारियां हम शुरू करें क्लास 11 के लिए। तो बेटा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं 5 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आपकी क्लास 11 की प्रिपरेशंस में। सो हाय गाइस, दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू अड्डा 24/7 फाउंडेशन चैनल। आइए शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 के साथ, जो मैं आपको काफ़ी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा क्लास 11 की तैयारियाँ तुम्हें शुरू तो करनी है, लेकिन जल्दी शुरू करनी है। यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी शुरू करोगे ना, उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा पहाड़ जैसे सिलेबस को कवर करने के लिए। आ रही है बात समझ में कि नहीं? कि मान लो कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों क्लास 11 में हैं, और दोनों के जो एग्ज़ाम्स हैं क्लास 11 के फाइनल एग्ज़ाम्स वो फेब मंथ से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होंगे। अब एक बच्चा जो है, मान लो एक बच्चे का नाम संता है और दूसरे का नाम बनता है। संता ने अपनी जो प्रिपरेशन है 11th की वो अप्रैल मंथ से ही शुरू कर दी, और बनता बोला तो कि मैं तो बनता हूँ, मैं तो बातें बनाऊंगा, तो मैं तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं तो सितंबर में जाकर के स्टार्ट करूँगा। तो अब तुम खुद ही बताओ, एक बच्चा जो अप्रैल महीने से शुरुआत कर रहा है, दूसरा बच्चा जो सितंबर महीने से शुरुआत कर रहा है, दोनों में से किसके पास ज़्यादा टाइम रहेगा सिलेबस को कवर करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, संता, बच्चा नंबर 1। तो लॉजिक है कि नहीं है? जितने जल्दी शुरू करोगे उतना फायदे में रहोगे। यानी कि ये वीडियो आपको जब भी मिल रहा है, अगर आज मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें आज से ही 11th की प्रिपरेशंस में लग जाना है। अगर ये वीडियो तुम्हें कल मिल रहा है, इसका मतलब ये कि तुम्हें कल से ही तैयारियों में लग जाना है। तुम्हें वीडियो जब भी मिल रहा है बेटा, तुम्हें तब से ही 11th क्लास की प्रिपरेशंस में लग जाना है। डन? चलो टिप नंबर 2, स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी टू गिव योर बेस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम ये गिव योर बेस्ट देने का क्या मतलब होता है? मैं आपको समझाती हूँ। देखो, 11th क्लास की प्रिपरेशंस तो आपको करनी है और जल्दी करनी है, जैसा कि हमने देखा। अब बेटा अपनी तैयारी ना बहुत ही सीरियसली शुरू करो। वो तुम लोगों ने खरगोश और कछुए वाली स्टोरी तो सबने पढ़ रखी है बचपन से, है ना? ये बताओ मुझे कि वो जो खरगोश है, मतलब जो रैबिट था, वो रेस जीता क्यों नहीं? भाई देखा जाए तो कछुए से ज़्यादा पोटेंशियल तो उस खरगोश में था। वो जंप मार मार के फिनिश लाइन तक जल्दी पहुंच सकता था, पहुंचने वाला भी था, बट फिर भी जीता नहीं। क्यों नहीं जीता? पोटेंशियल तो था, ज़्यादा था, फिर भी नहीं जीता। क्यों? क्योंकि उसने रेस को सीरियसली ही नहीं लिया। अगर रैबिट ने, खरगोश ने रेस को सीरियसली लिया होता ना बेटा, तो वो जीत चुका होता, इतिहास बदल दिया होता, लेकिन उसने लिया नहीं। यही बात मैं यहाँ पर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम आज से तैयारी शुरू कर रहे हो 11th की, आज से नहीं तो कल से नहीं तो परसों से, जब भी तैयारी शुरू कर रहोगे बेटा, प्लीज सीरियसली शुरू करना। ये नहीं कि मम्मी ने कहा है तो ठीक है बैठ के पढ़ लिया 1 घंटा। बेटा 11th में आकर के ना, दिन भर में तुम 24 घंटों में अगर तुम केवल 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है। लग के पढ़ाई करनी होगी, सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। ये नहीं कि 9th निकली है, 10th निकली है तो 11th भी निकल जाएगी। बेटा 11th निकल जाएगी अगर तुमने सीरियसली नहीं लिया है तो। अपनी जी जान लगा दो, इतने अच्छे से पढ़ाई करो, इतने सीरियसली पढ़ाई करो कि जब तुम एग्जाम देने जाओ ना फाइनल अपने 11th का, तो तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन हो कि यार मैंने 11th में बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत हार्डवर्क करा है, डे 1 से मेहनत करी है, जान लगा दी मैंने। ये गिल्ट ना हो कि यार अगर टाइमली तैयारी शुरू कर ली होती या सीरियसली पढ़ना शुरू कर दिया होता तो समय ज़्यादा होता, अच्छे से पढ़ाई कर ली होती। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी बच्चे के अंदर ये गिल्ट रह जाए।
सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ बहुत मेहनत करिए, डे 1 से पढ़ाई करिए, बहुत सीरियसली पढ़ाई करिए। कम से कम बेटा 24 घंटों में तुम्हें 5 से 6 घंटे देने ही देने हैं। 11th में आ गए हो ना, मैंने क्या बोला कि मम्मी ने बोला है, चलो विभूति मैम ने बोला है, मम्मी ने तो चलो विभूति मैम ने बोला, तो चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। 1 घंटा पढ़ लिया, अरे 1 घंटे से कुछ नहीं होगा यार, बात मानो मेरी। 11th में आ गए हो, लगातार बैठ करके 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जा करके कुछ बनेगा। ठीक है। टिप नंबर 3, स्टार्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। देखो बच्चों, वो दिन गए हैं, वो दिन गए कि जब एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या कुछ घंटों पहले पेपर लीक हुआ करते थे। ठीक है, तुमसे बोला जाता था कि देखो यही सवाल लगा लो, ये सवाल तो आएंगे ही आएंगे, भले ही ना आए लेकिन बोला जाता था, है ना। तो वो वाले दिन तो गए, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 11th में। और तुमसे मैंने क्या बोला कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, CUET हो गया, नीट हो गया, JEE हो गया, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेटा जो सवाल है ना, वो कहाँ से बनते हैं? वो 11th और 12th के ही सिलेबस से बनते हैं। नीट वाले बच्चों को बोला जाता है कि बेटा NCERT रट लो, चाट लो, जो भी करना है कर लो, बस NCERT को दिमाग में बिठा लो। क्यों? NCERT के एक एक वर्ड से नीट के सवाल बनते हैं। यानी कि वो दिन गए, पेपर लीक वाले गए बेटा, गए। अब जरूरी है कि तुम कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो। हो सकता है कि मार्क्स तुम्हारे, देखो ये एक रियलिटी चेक तुमको मैं और दे देती हूँ कि जब बच्चा 10 से 11th में आता है ना, तो थोड़े बहुत मार्क्स उसके कम हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों से, जो भी हमारा बच्चा 11th में आता है, मैं अपने हर बच्चे से बोलती हूँ कि बेटा मार्क्स के पीछे मत दौड़, कॉन्सेप्ट समझ के जा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स हैं 11th और 12th के जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सवाल में आते हैं। वो सवाल तभी बनेंगे जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे। जैसे कि मान लो तुम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है कि हमारे यहाँ पर जो है थायराइड ग्लैंड होती है ना, बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है और थायराइड हार्मोन निकालती है जो कि मेटाबॉलिज्म, वो कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के मेटाबॉलिज्म को ये हार्मोन कंट्रोल करता है, ये वो। और हमने एक और चीज़ पढ़ रखी थी 10th में कि आयोडीन जो है लेना चाहिए, वरना ग्विटर हो जाता है। ग्विटर क्या है? एक डिसऑर्डर है हमारी थायराइड ग्लैंड का ही। अब हमने इतना तो पढ़ लिया। अब मान लो कि तुम जाकर के आगे बन गए डॉक्टर। ठीक है, एक पेशेंट तुम्हारे पास आया, ग्विटर का ही पेशेंट था, तुमने उसको बोला कि देखो भैया आयोडीन तुमने लेना है। उसने बोला भाई डॉक्टर साहब क्यों लेना है आयोडीन, क्या रीज़न है इसका? तो तुम क्या जवाब दोगे? तो बेटा 11th और 12th में आकर के ना, जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड होती है, वो निकालती है हार्मोन, और उस हार्मोन के लिए क्या चाहिए है? सबसे पहले तुम्हें आयोडीन खाना पड़ेगा, क्योंकि उस आयोडीन से ही अल्टीमेटली क्या होने वाला है, उसकी हेल्प से ये जो ग्लैंड है वो हार्मोन बनाएगी, सिंथेसाइज करेगी। ये तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाकर के तुम भविष्य में कुछ अच्छा कर पाओगे। ऊपर से मुझे पता ना कि 9th-10th में यूजुअली बच्चा यही करता है कि ऊपर से पढ़ ले, हाँ काफ़ी है, नहीं अब काफ़ी नहीं है। 11th में आकर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो। एक बहुत ही बेसिक सा तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया। मैं 10th क्लास में बच्चों को पढ़ा देती हूँ कि आयोडीन क्यों ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए। बच्चे बोलते हैं कि मैम ज़्यादा पढ़ा दिया आपने, और वही बच्चा जब 11th में आता है, PCB लेता है, तो वो कहता है मैम सही पढ़ा दिया आपने, अब हमें जो है ना इतना याद नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब बेटा बस इतना है कि कॉन्सेप्ट्स अपने मजबूत रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्क्स के पीछे मत दौड़ो, मार्क्स अच्छा नहीं चाहिए, मार्क्स तो अच्छे आ ही जाएंगे बेटा। जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो मार्क्स भी आ ही जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। ठीक है। टिप नंबर 4, रिवीजन इज द की। वो तुमने सुना होगा ना, आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। अब मान लो जैसा कि हमने बोला कि 11th का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। ठीक है, तुम केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके बैठे हो पढ़ने के लिए, 1 वीक तुमने पूरा लगा दिया एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट वीक तुम कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने बैठे हो, सपोज तुम फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने बैठे हो, अब जब तक वो चैप्टर खत्म हुआ, पिछले हफ्ते जो तुमने केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था वो तुम भूल गए। तो बेटा मैंने क्या बोला, टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत सारा है, तो बार बार तुम्हें रिवीजन का समय ही नहीं मिलेगा। बात मौके की भी नहीं है यहाँ पर कि मैं मौका नहीं, अरे मौका छोड़ो, तुम्हें समय ही नहीं मिलेगा। जो टाइम है उसी में तुम्हें सब कर लेना है। तो कैसे कर लेना है, रिवीजन कैसे कर लेना है, तो इसके लिए तुम्हें लगाने होंगे बेटा मॉक टेस्ट, रिवीजन सीरीज जो होती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी रिवीजन सीरीज चलती है बेटा ऑनलाइन, मॉक टेस्ट की सीरीज चलती है, वो तुमने ज्वाइन कर लेना है कि यहां तुमने एक चैप्टर पढ़ा, अगले वीक तुमने दूसरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन उस दूसरे चैप्टर को पढ़ते पढ़ते तुम क्या कर रहे हो, मॉक टेस्ट देते जा रहे हो पिछले चैप्टर के। तो इससे क्या हो रहा है, जब तुम टेस्ट के सवाल जो है ना सॉल्व करोगे तो तुम्हें अपने आप केमिस्ट्री के वो पहले वाले चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज होते जाएंगे, याद आते जाएंगे। तुम अपने दिमाग पर जोर डालोगे ना भैया, सवाल को लगाते टाइम दिमाग पे जोर डालोगे ना कि यार ये तो पढ़ा था, याद क्यों नहीं आ रहा, हाँ याद आ गया, मार्क करोगे, आंसर लिखोगे। तो मॉक टेस्ट दो बेटा, जितने हो सकते हैं मॉक टेस्ट देते जाओ, रिवीजन उसी से होगा और फिर तुम्हारे लिए जो है लिमिटेड टाइम में इतने सारे सिलेबस को भी कवर करना पॉसिबल होगा। लास्ट टिप, मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि 11th में आकर के अगर तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो क्या किया। अब दिन में तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 में से मान लो कि तुम बोलोगे कि मैम 6-7 घंटे तो हम सो ही जाते हैं, ठीक है, फिर 8 घंटे तो स्कूल में ही लग जाते हैं, फिर 3-4 घंटे मान लीजिए कि हम कोचिंग में चले जाते हैं, कोचिंग में निकल जाते हैं, है ना, तो 20-21 घंटे तो यहीं हो गए, और फिर 2-3 घंटे मैम कुछ पर्सनल लाइफ भी तो कोई चीज़ होती है, अरे खाना होता है, नहाना होता है, बहुत सी चीज़ें होती है करने के लिए, तो मैम 2-3 घंटे उसमें निकल जाते हैं। यानी कि तुम्हारे पास टाइम कहाँ रहा 24 घंटों में सेल्फ स्टडी करने का। सेल्फ स्टडी करने का बेटा टाइम तुम्हें इन 24 घंटों में ना चुराना पड़ेगा। हाँ मैं बोल रही हूँ, ओपनली बोल रही हूँ यूट्यूब पर कि तुम्हें चोरी करनी है। क्या चोरी करनी है, 24 घंटों में से तुम्हें तुम्हारा समय ही चोरी करना है। कम से कम बेटा तुम्हें दिन भर में 2 से 3 घंटे देने ही हैं सेल्फ स्टडी में। मैं भी चाहती तो तुम्हें यहाँ पर बढ़िया सा टाइम टेबल बना के दे देती कि लो तुम्हें ये टाइम टेबल फॉलो करना है, लेकिन मैं तुम्हारा टाइम टेबल बना करके नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तुम्हारा रूटीन क्या है वो तुम ही जानते हो। तो तुम्हारे रूटीन के हिसाब से तुम्हारी स्कूल की टाइमिंग्स क्या है, तुम्हारे कोचिंग की टाइमिंग्स क्या है, उसके हिसाब से ही तुम्हें अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। लेकिन टाइम टेबल में तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे पास 2 से 3 घंटे होने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। अब वही बात है कि मैम नहीं मिल पा रहा मौका सेल्फ स्टडी का, इतने काम होते हैं कि जैसी किताब लेकर के बैठो तो नींद आ जाती है रात में, क्या करें। तो मैं तुम्हें बताती हूँ तो कि तुम्हें समय कैसे चुराना है। तुम दिन में 8 घंटे के लिए स्कूल जाते हो। जो बच्चे डमी स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं बहुत बढ़िया, जाओ डमी स्कूल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11th-12th में आकर के डमी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जिसमें कि हफ्ते में 1 से 2 दिन स्कूल जाते हैं, इसके बाद में वो घर पे ही रहते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डमी स्कूल में एडमिशन नहीं भी लेते हैं, उन्हें रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है, 8 घंटे के लिए हर दिन स्कूल जाना पड़ता है। तो बेटा उन 8 घंटों में भी तुम सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल सकते हो। कैसे, 8 घंटों का तुम्हारा स्कूल है, कई बार ऐसा होता है कि टीचर एब्सेंट है ना, या फ्री पीरियड है या गेम्स पीरियड है, तो खेलने कूदना, मैं मना नहीं करूँगी कि बेटा तुम आज से खेलना कूदना बंद करो, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ भी तुम्हें आधे घंटे का भी मौका मिल रहा है, मानो कि 40 मिनट्स का तुम्हारा लंच टाइम होता है, तो 40 में से 10 मिनट्स जो है ना तुम खा लो, 10 मिनट ही लगते हैं बेटा खाना खाने में, बाकी के 30 मिनट्स क्या करो, उठाओ पिछला टॉपिक जो तुमने कल पढ़ा था लगा लो, उसका बैठ के रिविजन कर लो, सेल्फ स्टडी हो जाएगी तुम्हारी। तो तुम्हें इन 24 घंटों में से निकालना पड़ेगा, टाइम चुराना पड़ेगा कि अगर स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में रहते हुए भी तुम क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो टाइम टेबल आपको अपने रूटीन के हिसाब से खुद सेट करना होगा। बस ध्यान रखना कि सेल्फ स्टडी के लिए उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे होने चाहिए, मिनिमम 2 घंटे तो होने चाहिए, जो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो ये 5 टिप्स हैं बेटा, जो
अगर आपने फॉलो कर ली, मान ली बात मेरी, तो 11th की प्रिपरेशन तुम्हारी बहुत ही स्मूथली जाएंगी, कंटिन्यू रहेंगी। स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, बात तो तब होती है जब उसको कोई कंटिन्यू करे। लंबे समय तक जो कंटिन्यू करेगा बेटा जीतेगा वही, क्योंकि स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है। और मैं सालों से YT पे पढ़ा रही हूँ, बच्चे जब भी 11th पे जाते हैं वो मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैम ये होता है, होता है। अरे दूर क्यों जाना, मैं अपनी मैंने भी तो 11th पास करी है ना, तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ बेटा। जो तुमको आज मैंने 5 टिप्स दिए ना, इनको अगर तुमने फॉलो कर लिया ना तो तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं रोक सकता। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चाई जानने की ज़रूरत थी जो तुम्हें मैंने बता दी है। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइज़।